नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बड़ी खबर की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया। वहीं दूसरी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित किए। तो तीसरी खबर सोनीपत से है, जहां गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां स्कूल और कॉलेज की भरमार है, लेकिन छात्र जान जोखिम में डालकर शहर का रुख करते हैं। 4 बड़ी खबरें इसमें किस सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चिरायु कार्ड का शुभारंभ पहली खबर में हम बात करेंगे और लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित किए गए हैं। मूलचंद शर्मा ने ये जो कार्ड हैं वो वितरण किए गए हैं और किसान मोर्चा की हुंकार किस कदर देखने को मिली है उसको लेकर भी हम तीसरी खबर में बात करेंगे। चौथी खबर जोखिम में जान डालकर जो है छात्र शहरों का रुख कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, उसकी भी हम आज 4 बड़ी खबरों में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात पहली बड़ी खबर की करेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कहा जा रहा है। इसके जरिए 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। कार्ड वितरण योजना के शुभारंभ के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने सभी की निरोगी जीवन की कामना की और कहा कि ईश्वर करे कि किसी को इस कार्ड के इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े और अगर पड़ती है तो इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसका पर ज्यादा बातचीत करने के हमारे साथ प्रवीण अत्रे, बीजेपी प्रवक्ता और जिस तरीके से जो है चंडीगढ़ में बात करें आयुष्मान भारत विस्तार इस तरीके से देखने को मिल रहा तो कहा भी जा रहा है कार्ड है वो वितरण किए गए शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरुआत की है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक संकल्प था कि देश और प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार जानी नहीं लेकिन बुलाई बातें ये साबित किया है मन का वो वचन मुख्यमंत्री पूरी तरह से गले कीजिए सभी सारी होता से हरियाणा की जनता को एक लाभ हो। जिस तरह से सुनते थे या मैं अमेरिका में वहां पे मेडिकल उपलब्ध है, इस तरह की सुविधाएं सारी योजना हरियाणा की जनता को मिलेगी। मुख्यमंत्री इस कार्ड को चिरायु कार्ड अगर बात करें तो इसको ना आयुष्मान भारत के तहत जो देखने को मिल रहा है, जिससे इसका जो वितरण करने से आयुष्मान भारत का विस्तार हो। पूरे देश में आयुष्मान भारत के नाम से योजना लेके आए थे, जिसके अंदर जो आय सीमा थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसका विस्तार करके उसको 1,80,000 योजना में शामिल किया। ये हुआ कि भारत हरियाणा प्रदेश के 1 लाख का आते थे परिवारों की संख्या बढ़ के लगभग 22 लाख हो। हरियाणा के बड़े हिस्से को इसकी योजना में 7 लाख मिलेगा। जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं गरीब रहती थी उनको चिंता
हरियाणा के हॉस्पिटल का विस्तार, हरियाणा के अस्पतालों के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, आईसीयू हरियाणा के हॉस्पिटल्स में रहे, और जिस तरह से कैथ लैब जो है हरियाणा के हॉस्पिटल में, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ पे हमें प्राप्त हो, ये सारा सुनिश्चित किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 8 साल के अंदर। लेकिन प्रवीण जी, यहां पर सवाल यह भी उठता है कि 10 लाख कार्ड जो है वितरित किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, जिसे कि आयुष्मान भारत योजना का विस्तार भी कहा जा रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय में ये संख्या, ये नंबर ऑफ जो वितरण करने वाली जो संख्या है वो बढ़ सकती है? नहीं, बढ़ेगी डेफिनेटली। 10 लाख कार्ड तो आज पूरे प्रदेश के लगभग 1600 गांव के अंदर जिस तरह से शिविर लगा के लगभग 10 लाख कार्ड वितरित करने का जो है वो योजना है हरियाणा सरकार की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से ऑनलाइन कार्ड वितरण शुरू किया। 1600 गांव में अलग अलग गांव के अंदर शिविर लगे हुए हैं जहां पे ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। सरकार की तो ये भी योजना है कि लोगों के घर तक ये कार्ड पहुंचाएंगे। 31 दिसंबर तक जितने परिवार चिरायु योजना के अंतर्गत आते हैं उन सबको कार्ड मिल जाएं, ऐसी सरकार ने योजना बनाई है। तो क्या इसके पीछे जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई इसको लेकर जो है इलाज फ्री में, मुफ्त में नहीं करा रहा है, इस पर कार्ड को लेकर भी उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से इंतजामात देखने को मिलेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने बताया कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुष्मान योजना का विस्तार करके चिरायु योजना लेके आए, जी, आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवार उस योजना में आते थे। अब चिरायु योजना आने पर उन परिवारों की संख्या 28 लाख हो गई। मतलब लगभग 50% हरियाणा के नागरिक इस योजना के अंतर्गत आ गए। लेकिन जैसा सवाल आपने पूछा कि जो इस योजना में लाभ ना ले या जो इस कार्ड का उपयोग ना करके अलग तरह से वैसे इलाज करवाए, क्योंकि 1,80,000 रुपए सालाना की आय सीमा इसके अंतर्गत है। उससे ज्यादा की आमदन वाले परिवार अगर अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो 1500 के करीब जो है वो बीमारी है जिनका मुफ्त इलाज हरियाणा सरकार पहले से हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में दे रही है। मुफ्त दवाइयां हरियाणा के हॉस्पिटल के अंदर मिल रही हैं। तो इलाज में किसी को कोई कमी ना रहे, कोई किसी तरह के स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर कोई कमी ना रहे, ये सुनिश्चित पहले ही सरकार ने किया हुआ है। ठीक है प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। बल्लभगढ़ में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 के सरकारी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत चिरायु कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सालाना 1,80,000 से कम आय वाले व्यक्तियों के सरकार ने चिरायु कार्ड बना रही है, जिसके तहत 5 लाख तक बीमारी का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में लाभार्थी फ्री में करा सकेंगे। बता दें कि फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिला सिविल अस्पताल में चिरायु हेल्थ कार्ड जो है वितरण किया। इस हेल्थ कार्ड को प्रदेश भर में करीब 10 लाख लोगों को वितरित करने का जो लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के लोगों को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील चौधरी ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है अपडेट के साथ कि इस तरीके से जो सरकारी अस्पताल में मूलचंद शर्मा ने लाभार्थियों को चिरायु कार्ड जो है वितरित किए हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि आज जो है सिर्फ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ साथ ही नहीं था, इनके ये प्रोग्राम केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो कि बीके अस्पताल में जिन्होंने चिरायु कार्ड वितरित किए हैं। मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 फरीदाबाद से है जहां पर FRU 2 जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल, वहां पर जो है इन लाभार्थियों को जो है कार्ड वितरित किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि ये 1,80,000 से जो जितने भी जो कम आय वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार जो है ये चिरायु कार्ड बना रही है और इसके तहत जो है 5 लाख तक की जो बीमारी होगी और उसका इलाज जो होगा उसका जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल किसी में भी वो इलाज करा सकते हैं, जो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री होगा और उसका भुगतान जो है कार्ड धारक को और सरकार को जो अस्पताल वाले जो है उनको सरकार देगी। इस पर उन्होंने कहा कि कार्ड धारक का जो परिवार है उनकी जो बीमारियां भी होंगी या उनके कुछ चेकअप वगैरह भी कराने होंगे किसी भी अस्पताल के अंदर, वो भी जो है इस कार्ड धारक को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि गरीब परिवार जितने भी हैं उनको सभी के लिए जो हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार है, केंद्र की बीजेपी सरकार है, उनके नाम पर
तरह तरह की योजनाएं जो है तरह तरह की समय समय पर उनको देती रहती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिसका नाम जो है वर्ष 2011 की जो सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी उस डाटा में दर्ज नहीं था, उन लाभार्थियों को भी इस मामले में क्या नाम है अब आगे की जो स्कीम आएंगे उनके अंदर लाभ मिलेगा और इसके तहत जो ये चिरायु कार्ड है ऐसे सभी व्यक्तियों के बनाए जा रहे हैं जो भारत योजना के तहत जो गोल्डन कार्ड जो है ये बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल हैं उनका सपना है कि अधिक से अधिक गरीब परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है मुहैया कराया जाएगा और जिसकी जो है पहले जो बीपीएल परिवारों की श्रेणी थी उसको जो है 1,20,000 के करीब में जो उन्होंने तय किया हुआ था कि सालाना आय होगी उसकी जो बढ़ा के सीमा को उसको 1,80,000 रुपए कर दिया। तो इसके तहत जो है और जो ज्यादा गरीब परिवार हैं और ज्यादा जो दूसरे फैमिली और हैं वो भी इस चिरायु कार्ड के तहत जो है उसके अंदर जो है आ गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुनील। और रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। सोनीपत में गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें कि 11 दिसंबर को किसान आंदोलन की स्थगित होने पर गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के कुंडली बॉर्डर पर कार्यक्रम की चर्चा की गई। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि कल का दिन हमारे लिए बड़ा दिन, क्योंकि 1 साल पहले हम यहां से किसान मोर्चा जीतकर गए थे। किसान आंदोलन में शहीद किसानों के चलते हमने मोर्चा फतेह किया। साथ ही लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिलाने के लिए जेल में बंद किसानों को बाहर निकलवाने और कई मुद्दे जैसे एमएसपी गारंटी, कानून बनवाना और एनआरआई पर लगी पाबंदी हटवाने, इन मांगों को लेकर वे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं। जगदीश सिंह डल्लेवाल ने गुरनाम सिंह चड़ूनी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस मोर्चा में कोई राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि एनआरआई जिन्होंने किसानों की मदद की वो देश में नहीं आ रहे हैं, उनको शादी समारोह में भी नहीं आने दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में 2023 में दोबारा से किसान आंदोलन का आगाज होगा, उसी चरम पर जाएगा जैसे पहले था। पंजाब की 16 से 17 जत्थेबंदियों का आज भी हमारे साथ समर्थन है। वहीं अभिमन्यु कोहाड़ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में पंचायत होगी और दिल्ली जाने वाले लोगों को परेशान करना हमारा मकसद नहीं, लेकिन 2023 में कैसे हमारे आंदोलन की रणनीति होगी ये हम चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे से पंचायत शुरू होगी। हरियाणा और पंजाब के लाखों किसान एकजुट होंगे। जैसे कि हम कल से अखंड पाठ आरंभ है और कल जो 11 तारीख को वोट पड़ेंगे, हम उन जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार को एक चेतावनी भी देने जा रहे हैं कि जो हमारे साथ उन्होंने वादा किया था कि एमएसपी पर कमेटी बनाई है, एमएसपी लागू नहीं हुई है। उस एमएसपी को पूरे देश में जो है फसलों के पूरे दाम के लिए एमएसपी बनाने के लिए, और दूसरा जो बिजली शोध बिल है उसमें भी यहाँ बड़े संख्या में हरियाणा और पंजाब की ड्यूटी लगी हुई है कि शहीदों का दिन मनाना है, उसकी याददाश्त को भी ताजा करना है और जो बाकी मांगे हैं सरकार के साथ रह रही है उसको भी मेमोरेंडम भेजना है। के लिए हमारे साथ सतीश नंबरदार भाकियू नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और साथ ही साथ सोनीपत से लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनका सीधा रुख करते हैं। सोनीपत से लाजपत हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है अपडेट में हमारे साथ दर्शकों को साझा करें, उसके बाद जो है मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए 13 महीने किसानों का आंदोलन चला जो कि इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन था और उस बात को लेकर 3 कृषि कानून जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेके आए थे उसको रद्द करवाने के लिए 13 महीने जो आंदोलन चला वो काफी बड़ा आंदोलन था और काफी बड़ा आंदोलन रहा। तो इसको कामयाब बनाया, सभी किसानों ने संयम और शांति से जो आंदोलन किया कामयाब हुए। अब जो है उसी रणनीति को लेकर कल बड़ी पंचायत है और कल पंचायत से पहले जो मीडिया से बातचीत हुई है, जो किसान नेता है उन्होंने साफ किया है कि कल पंचायत में कोई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो बड़ी बातें हैं जिससे लेकर कहीं ना कहीं सरकार से जो नाराज किसान थे जिन्होंने ऐलान किया था और सरकार की बात पर वापसी जो है वो आंदोलन खत्म किया था, उसके बाद जो है किसान अब बड़ी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल का जो समय रखा गया है वो पूरा दिन एक मंथन रहेगा, एक पंचायत बड़ी होगी और बड़ी पंचायत में जो किसान आंदोलन है
तभी वो रुख दोबारा से ना ले ले। लेकिन इस बात को लेकर सरकार और प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए सभी शासन और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। कल का जो दिन है वो काफी बड़ा दिन रहेगा। राजपथ, मैं आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता भाकियू से। सतीश जी, किस तरीके की जो पंचायत का ऐलान किया गया है और आने वाले दिनों में आंदोलन के लिए भी यहां पर बताया गया है? भाई, जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने जो वादा किया था 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का काम हम करेंगे, और जो एमएसपी पर जो सरकार जब ये एसकेएम से जो आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी थी, कमेटी बनाने का काम किया था, लेकिन आज तक न तो इस पे एमएसपी पर कमेटी बनने का काम हुआ और न आज तक किसानों की आय दुगनी होने का काम किया। इसमें आज एक किसान समाज में भारी रोष है केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में बैठी खट्टर सरकार पे। तो आपको जो है कौन कौन से संगठन का जो है समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? और बात करें, क्या ये जो आंदोलन है, क्या पहले की तरह आंदोलन से कंपैरिजन किया जा सकता है? तो उस तरीके का आंदोलन करने जा रहे हैं आप? इसमें पूरे देश के मुख्य लोग आएंगे। इसमें पंजाब की 16 से 18 जत्थेबंदी हमारे साथ है और इसमें महाराष्ट्र के कुछ किसान जत्थेबंदी हमारे साथ हैं और तमिलनाडु तक के किसान कल इस पंचायत में शिरकत करेंगे। हमारे पास उनके फोन और उनके काफिलों की सूचना आ चुकी है। अब उनके रहने खाने का प्रबंध हम कर रहे हैं और कल भारी संख्या में ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश के किसान ये दिखा देंगे केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को अब किसान इतना कमजोर नहीं है। अब जो आपने जो वादे किए थे, आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार उन वादों पे धूल चाटने का काम कर रहे हैं। जी, क्या सतीश जी, अब जो है किसान के लिए जो राजनीतिक अब जो क्राइटेरिया है वो बनता हुआ नजर आ रहा है कि हर बार की तरह जो है किसान जो है धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तरफ रुख करते हैं अपनी मांगों को लेकर? ये तो भाई मेरे केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार जवाब दे सकती है, क्योंकि आपने पूरे हरियाणा में देखा होगा किस तरह खाद पे बीज पे मारामारी देखने को मिली और किस तरह किसान के जो बारिश के टाइम में फसल, पहले तो किसान ने सूखे की मार झेलने का काम हुआ और फिर जब फसल पक के तैयार हुई तो उसमें बारिश ने किस तरह फसल को खराब करने का काम किया। और जो हरियाणा में खट्टर सरकार ने आज तक किसानों की सुध नहीं ली, तो किसान आज सड़क पर नहीं उतरेगा तो क्या करेगा? तो किसान ने सिर्फ एक ही बात सोची है, अगर इसका हम गांधीवादी नीति बदलने वाले सर छोटूराम के अनुयायी है तो इसका आंदोलन ही इस केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार का उपचार है और किसान इस उपचार को करके रहेगा। जी सतीश जी, आप जाने को, लेकिन किसानों की किसी ने सुध नहीं ली और तो आज किसान सड़क पर उतरने के लिए तैयार बैठा है। और खाद बीज पर किस तरह किसान के साथ ब्लैक मार्केटिंग का काम हुआ, तो इसके समाधान के लिए और आगे की रणनीति के लिए कल ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। लाजपत, जिस तरीके से सतीश जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर बार की तरह ही इस बार जो है ये आंदोलन होगा, मांगों को लेकर आंदोलन है, क्या इसकी अनुमति, पंचायत की अनुमति प्रशासन से ली जा चुकी है लाजपत? या फिर जो अब हर बार की तरह के अपनी मांगों को लेकर हर महीने अब ये जो चलन चल गया है कि आंदोलन लेकर बैठ जाते हैं किसान, क्या इनकी मांगों को लेकर प्रशासन किस तरीके से देख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए महापंचायत का ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जो परमिशन की बात करें तो वो प्रशासन जो है वो गुप्त बात को रख रहे हैं। हमने प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन इसमें कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है, क्योंकि काफी ऐसी रणनीतियां होती हैं जो मीडिया के सामने नहीं बताते प्रशासन, क्योंकि काफी रणनीति इसलिए कि जो 13 महीने आंदोलन चला था और काफी लंबा आंदोलन था, तो प्रशासन के और जो सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए जो सभी तरह की तैयारी प्रशासन की जरूर है, गुप्त तैयारी है। आपको बता दें कि लंबे दौर तक जो है आंदोलन की तैयारी
बिल्कुल 2024 का जो चुनाव है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं ये सख्ताई दिखाई दे सकती है, क्योंकि नजदीक आ चुका है। सालों पर साफ कह रहा है कि 2024 का जो चुनाव है 2023 तक हमारी तैयारी की जाएगी। कभी दोबारा से फिर उस आंदोलन को वो रूप ना लिया जाए जिससे इफेक्ट पड़े, लोगों पर इफेक्ट पड़े। तो सरकार को तुरंत रहकर बातचीत करनी चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन की जो तैयारी वो मजबूती से दिखाई दे रही है और काफी बड़ा आंदोलन हो सकता है, काफी बड़ी पंचायत है। ठीक है लाजपत, इसका भी मैं जवाब ले लेता हूं। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉल लाइन पर। सतीश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप ये बताइए कि जो चुनाव नजदीक आते हैं उसको प्रभावित करने के लिए क्या किसानों का जो नया तरीके का आंदोलन होता है वो उगाता है? सतीश जी भाई, वोट रुपए आज 3 वोट रुपए आज 0 से भी नीचे 10 पे तापमान है, वो है टेम्परेचर है। उसमें भी आज एक किसान का बेटा वहां पर खपड़े का काम कर रहा है और यहाँ पे किसान का बेटा लाइन में लगकर बीज खाद की लाइन में लग रहा है। तो किसान आंदोलन नहीं करेगा और सरकार वादे तो इतने करती है कि हम 2022 में किसान की आय दोगुनी करेंगे, एमएसपी का रेट देंगे, लेकिन हमेशा धोखा किसान के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि किसान का बेटा ही पुलिस में है और किसान का बेटा सीमा पे है और किसान का ही बेटा खेत में काम कर रहा है। तो तीनों की तीनों जगह किसान के बेटे को पीसने का काम क्यों किया जा रहा है? तो किसान आज आंदोलन पे नहीं जाएगा तो कहां पर जाएगा? आज किसान के बेटे के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी होने का काम हो रहा है, जो मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ग्राउंड रिपोर्ट से पूरे देश में आप ये दिखाने का काम करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश जी, और लाजपत आपका भी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चौथी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। यमुनानगर में स्कूल और कॉलेज की भरमार है और बेहतर शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाके से छात्र शहर का रुख करते हैं। प्रतापनगर से डारपुर और नगली तक के छात्र यमुनानगर में बस में सफर करते हैं। ऐसे में बसों की संख्या सीमित है और छात्रों को जान में जोखिम में डालकर जो है सफर करना पड़ता है। और दूसरी तरफ सर्दी का मौसम, यमुनानगर डिपो के जीएम बालक राम भी मानते हैं कि बसों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आगे कहा कि ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत डीजल बसों की है ताकि छात्रों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और बसों को बाहर लटक कर जो है छात्रों को न जाना पड़े। टाइम पे नहीं आती है और आती भी है तो भीड़ होती है, में बहुत लटक लटक के जाना पड़ता है। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो इस करके बहुत ही भीड़ होती है। आज मैं अब बहुत भीड़ हो रही थी अभी बस में, तो मैं लटकने लगा तो लटके नहीं गया तो मैं ताड़ी उतर गया हूँ। तो इस करके बहुत ही परेशानी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दूसरी बस लगाई जाए और जिससे हम सबको कोई परेशानी ना आए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।